गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था कि कैसे चाइले में एक मिलिट्री शासन की स्थापना हुई और उसको हटाकर फिर दोबारा से डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट बनाई गई। तो आज हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी इन पोलैंड कि पोलैंड में डेमोक्रेसी कैसे स्थापित हुई। तो अब हम एक ऐसी घटना के बारे में पढ़ेंगे जो 1980 में कहाँ पर हुई थी, पोलैंड में हुआ था ये इवेंट। उस टाइम क्या था, पोलैंड में एक पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी का शासन था और ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी उस टाइम ईस्ट के बहुत सारे देशों में, यूरोप के ईस्ट के बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही थी। और इस गवर्नमेंट में था कि लोगों को ना तो फ्रीली किसी अपने लीडर को चुनने की आज़ादी होती थी और ना ही वो स्पीच वगैरह बोल सकते थे, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते थे। सिर्फ एक ही पार्टी होती थी। जैसे आज आप देख रहे हो चाइना में भी एक ही पार्टी है। और उस टाइम जो रसिया था उसके पूरी तरह से पावरफुल था और इन देशों पर उनकी पूरी तरह से कमांड थी। लेकिन क्या हुआ कि 14 अगस्त 1980 को जो वर्कर्स था लेनिन शिप यार्ड्स इन द सिटी गंडाक्स वेंट टू द स्ट्राइक। वहाँ पे क्या हुआ कि 1980 में जो गंडाक्स शहर था उसका एक लेनिन जहाज कारखाना था। ठीक है, मतलब एक शिप यार्ड था, एक फैक्ट्री थी एक तरह से। ठीक है, किसकी? जहाज बनाने की, शिप बनाने की। तो उसमें क्या कि वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या कर दिया कि मूवमेंट कर दिया, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और उन्होंने जो ये आंदोलन चलाया वो इसीलिए चलाया क्योंकि उस टाइम एक लेडीज़ थी जिसको क्रेन ऑपरेटर थी वो। ठीक है, क्रेन ऑपरेटर यानी जो क्रेन होती है उनको ठीक करने वाले, उनको चलाने वाले, उसको उन्होंने हटा दिया था। ठीक है, अन्यायपूर्ण तरीके से हटा दिया था। और जो वर्कर्स थे वो चाह रहे थे कि दोबारा से उसको काम पर लाया जाए। तो जिनकी स्ट्राइक थी वो इलीगल थी क्योंकि जो ट्रेड यूनियंस थी वो इंडिपेंडेंट पार्टी थी। उनका कोई अलाउ नहीं था कि वो पोलैंड में किसी भी तरह की रूलिंग पार्टी के खिलाफ क्या करें, स्ट्राइक करें, प्रचार करें। लेकिन स्ट्राइक थी वो कंटिन्यूसली चलती गई और उसका लेंच वोलेशा नाम था। तो जो लेंच वोलेशा नाम का एक मजदूर था वो क्या करता है कि उस स्ट्राइक में शामिल हो जाता है और उसका लीडर बन जाता है। ठीक है, 1976 में वो उसका लीडर बन जाता है और अपनी डिमांड थी वो पूरी बढ़ा देता है और पूरी सिटी में क्या होती है कि उसमें स्ट्राइक में शामिल हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उन सभी वर्कर्स को जो स्ट्राइक कर रहे होते सबको उठाकर जेल में डाल देती है और पूरी तरह से सेंसरशिप यानी प्रेस पर प्रतिबंध लगा देती है कि प्रेस को कोई भी फ्रीडम नहीं होती कि उनके बारे में कुछ लिखें। तो ये मोमेंट है, ये पॉपुलर बनता गया। और इसमें फिर बाद में क्या हुआ कि जो वोलेशा था, ठीक है, अभी आया था लेक वोलेशा जिसको लेंच वोलेशा भी बोलते हैं, जो उनका लीडर था, उन्होंने अपने 21 पॉइंट उसके सामने रखे। और लास्ट में क्या हुआ कि जो स्ट्राइक थी वो मज़दूरों के फेवर में गई। ठीक है, और एक लॉ बना दिया गया, मटेरियल लॉ बना दिया गया 1989 में। और उसमें 1000 ऑफ सॉलिडेटरी क्या होता है कि मज़दूरों का एक संगठन बना दिया गया जिसको सोलिडर नोक्स बोलते थे। तो सोलिडर नोक्स में क्या था कि बहुत सारे मज़दूरों ने अपना एक संघ बना दिया जिसका नाम सोलिडेरिटी रख दिया। और उन्होंने अपनी जो 21 मांगी थी वो उसमें शामिल कर ली और पोलैंड सरकार के सामने वो मांगे अपनी रख दी। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको जेल में डाला गया, फिर भी वो स्ट्राइक नहीं रुकी। तो एट लास्ट क्या हुआ कि 1980 में जो गवर्नमेंट थी वो कमज़ोर पड़ गई और जो फैसला था वो वर्कर्स के फेवर में आया। और 1989 में उन्होंने उस पार्टी ने जो उन्होंने मजदूर संघ जो बनाया था उस पार्टी ने भी चुनाव में भाग लिया, इलेक्शन में भाग लिया और उन्होंने 100 में से 99 सीटें क्या कर ली, जीत ली। और अक्टूबर 1990 में क्या हुआ कि पोलैंड में फर्स्ट प्रेसिडेंट बना मजदूरों का और वो कौन था, वोलेशा। ठीक है, तो वोलेशा कौन था कि मजदूरों का क्या था, वर्कर्स का एक लीडर था। तो इस तरह से इसमें हमें समझ में आ रहा है कि कैसे जो हमारी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसकी जगह डेमोक्रेटिक की स्थापना होना। कम्युनिस्ट होते जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होना, ठीक है, वन पार्टी। अब जैसे हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है यानी एक से ज़्यादा पार्टियाँ चुनाव में भाग लेती है तो पब्लिक के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर एक ही पार्टी हो तो वो कैसा भी काम करे पब्लिक के लिए क्या होता है, फोर्सफुली उसको चुनना ही पड़ता है।
तो इसी तरह से हमने दो फीचर पढ़े हैं डेमोक्रेसी के। एक हमने पढ़ा है कि कैसे चाइले में पहले डेमोक्रेसी थी, फिर उसको हटाया गया, फिर मिलिट्री शासन आया, फिर उसके बाद फिर से डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। और अगर हम पोलैंड के बारे में पढ़े तो पोलैंड की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल अलग थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसके बाद फिर डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये तो हमारी गवर्नमेंट की फॉर्म है। और इससे हमें ये जो मैप दे रखा है इससे हमें पता चला है एक तो कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म है किसी गवर्नमेंट की जो अलाउ करती है लोगों को के करने में कुछ रूलर्स के मतलब पीपल्स को अलाउ करती है अपने लीडर को चुनने में, अपने रूलर को चुनने में। ठीक है, अगर कम्युनिस्ट में जाए तो हमने वहाँ पे पता चला था कि उनको जो लोग थे पोलैंड में उनको कोई आज़ादी नहीं थी, ना तो वो पार्टी को चेंज कर सकते थे, ना रूलर्स को चेंज कर सकते थे, ना उनको अपने ओपिनियन रखने की कोई आज़ादी थी, ना ही वो पॉलिटिकल का प्रोटेस्ट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टी थी और उनकी सरकार होती, एवरीथिंग उनके ही हाथों में होती थी, सारी पावर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में क्या है कि ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड रूल द कंट्री, कि केवल वही लीडर कंट्री पर रूल करेगा जो जनता के द्वारा किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। और यहाँ पे पीपल है को फ्रीडम है किसकी? अपने व्यू एक्सप्रेस करने की, फ्रीडम है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की, संगठन बनाने की, और फ्रीडम है प्रोटेस्ट करने की। अगर उनको लगता है कि हमारे साथ अनजस्ट हो रहा है या गलत है तो वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने इन दो टाइप की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया है, एक मिलिट्री गवर्नमेंट के बारे में, एक डेमोक्रेसी के बारे में, और तीसरी हमारी क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बारे में, जिसको साम्यवादी सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि एक पार्टी है साम्यवाद में। अगर हम कम्युनिस्ट में सिर्फ एक पार्टी होती है, डेमोक्रेसी में बहुत सारी पार्टी होती हैं, और मिलिट्री में भी एक ही डिक्टेटरशिप होता है एक तरह से। ठीक है, अगर हम नीचे ये मैप देख रहे हैं तो इस मैप में दिखाया गया है कि 1900 से लेकर 1950 तक डेमोक्रेसी की कितनी सरकार थी। तो अगर हम रेड कलर को देखते हैं तो रेड कलर, ये जो रेड कलर है यहाँ पे कौन सी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। और दूसरी अगर हम देखते हैं ये येलो वाली, ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन ये 1950 में नहीं थी, तो थी लेकिन 1900 में नहीं थी, बाद में इनमें क्या है कि दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी। तो इसी तरह से अगर हम नीचे देखते हैं, अब नीचे अगर देखते हैं तो 1975 में देखो कितनी सारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी सरकार आ गई है। लेकिन अगर हम 2000 की बात करते हैं तो मोस्टली ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एस्टेब्लिश हो गई है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होते हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। तो डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। पहला तो ये है कि 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी है ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, जैसा कि हमने मैप में देख लिया। डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ तक कि वो डेमोक्रेसी अभी भी बहुत सारे पार्ट में नहीं फैली है। इट वॉज एस्टेब्लिश फर्स्ट इन सम रीजन्स एंड देन स्प्रेड टू द अदर, पहले एक रीजन में फैली उसके बाद दूसरे रीजन में फैली, ये हमने दूसरे मैप में पता चला। लेकिन तीसरे जो 2000 वाला जो था इसमें हमें पता चला है कि वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्सों में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि मेजॉरिटी कौन सी कंट्रीज की है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज की। ठीक है, तो इसके बाद आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी कल हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।